हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन सर स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम सीयूटी का तीसरा सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। दो सैंपल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। ये इस वीडियो का यानी ये तीसरा सैंपल पेपर होने वाला है। और अभी बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम कम है तो चैप्टर के हम लोग कम करेंगे, सैंपल पेपर हम ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा सैंपल पेपर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि ये दूसरा नहीं है, ये जो है तीसरा है। ठीक है ना, ये तीसरा सैंपल पेपर है, आप चीज को याद रखिएगा। दो सैंपल पेपर अपलोड कर दिया गया है। पेपर के पैटर्न के बारे में थोड़ा बात कर लीजिए। चलो ठीक है, आइए अब थोड़ा सा हम लोग क्या करें, पेपर के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं शॉर्ट में। वैसे मैंने हर वीडियो में बता रखा है, लगभग आपका 45 मिनट का पेपर होने वाला है। 200 नंबर का बच्चों ये पेपर आपका होने वाला है। इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो -1, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, -1 नंबर कट जाएगा। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, तो -1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा पेपर होने वाला है। तो चलिए आइए तो अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कितना पानी में है ना। तो बच्चों पहला प्रश्न है, कौन सा देश सीटो का सदस्य नहीं है? आप सभी को पता है सीटो जो है वो अमेरिका द्वारा बनाया गया एक सैन्य गठबंधन है। तो भाई कौन वो देश है जो सीटो का सदस्य नहीं है? तो आप सभी को पता है ये कसम खा लेगा लेकिन सीटो में कभी नहीं जाएगा, जिसे हम कहते हैं यूएसएसआर, यानी आप जानते ही हो। तो कौन? यूएसएसआर क्या है बच्चों? सोवियत संघ, जिसे हम कहते हैं, ये सीटों का सदस्य नहीं है क्योंकि अमेरिका द्वारा बनाया गया है, तो वो कैसे जा सकता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए थे। इस हमले के जवाब में अमेरिका ने क्या कारण बताया था कि जब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को बम का नाम था लिटिल बॉय और फेट मैन, जब अमेरिका ने जापान की धरती पर गिराया था, तो उस समय अमेरिका ने क्या तर्क दिया था कि भैया हमने परमाणु बम गिराया है। तो अमेरिका ने तर्क यह दिया था कि दूसरा विश्व युद्ध तुरंत समाप्त करने के लिए हमने क्या किया है, परमाणु बम का यूज किया है। अगर हम परमाणु बम का प्रयोग नहीं करते तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं होता, ये कहा था अमेरिका ने। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, क्यूबा मिसाइल संकट के समय दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति का नाम क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट, देख रहे हो बहुत बार रिपीट हो रहा है क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्या हुआ था, क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? तो मैंने आपको बार बार ये चीज बताई है कि कौन थे, वो थे फिदेल कास्त्रो। ठीक है, और सोवियत संघ के थे कौन बच्चों? निकिता क्रुश्चेव। अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आलोचकों ने बम गिराना अनावश्यक क्यों कहा था? अनावश्यक यानी जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया तो आलोचकों ने यह क्यों कहा कि भाई तुमने तो गलत किया है, तुमने तो गलत, मतलब ऐसा कोई पर्पस नहीं था, तुमने ताकत दिखाना चाहते थे सोवियत संघ को, इसलिए तुमने जापान पर परमाणु बम गिराया है। तो आखिर इन्होंने कहा क्या था? तो बच्चों तर्क ये दिया था कि जो जापान है, आलोचकों ने यह कहा कि भैया तो जापान ने बेसिकली ये कहा था कि जब भैया यहां हो क्या रहा था कि जापान ने आत्मसमर्पण करने वाला था। ठीक है ना, फिर भी क्या किया, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था। तो ये आलोचकों ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पश्चिमी गठबंधन एक संगठन है जिसे किसके रूप में दर्शाया गया है, संहिताबद्ध किया गया है? तो पश्चिमी गठबंधन को नाटो भी कहा जाता है, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। मैंने पहले ही बताया इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सशस्त्र नियंत्रण संधि नहीं है? आप सभी को पता है कि परमाणु अप्रसारण, जैसे सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि परमाणु हथियारों के लिए की गई थी, सामरिक हथियार, सीमा वार्ता, परमाणु अप्रसार संधि, लेकिन
दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन, ये तो परमाणु हथियारों से संबंधित तो थी ही नहीं, तो इसका गलत ऑप्शन कौन सा है बच्चों, ये है सही ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों गलत है, इसमें गलत हमें बताना है। ठीक है ना, तो इसमें से ऑप्शन है बच्चों, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में लगे थे, दूसरा इससे हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी, तीसरा है ये अमेरिका और सोवियत संघ और उनके संबंधित सहयोगों के बीच एक चले प्रतियोगिता है, चौथा है बच्चों ये महाशक्तियों के बीच एक वैचारिक युद्ध था, एक विचारधारात्मक युद्ध था। तो ये कहा गया, तो आप सभी को पता है कि जो अमेरिका और सोवियत संघ है, ठीक है, ये सीधे युद्ध में तो कभी आए ही नहीं थे, सीधा डायरेक्टली तो कभी युद्ध ही नहीं किया, इन लोगों ने इनडायरेक्टली युद्ध किया, अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने क्या किया है, युद्ध किया है। आपने पढ़ा होगा कांगो संकट के बारे में, ठीक है ना, कांगो संकट हो गया, बर्लिन हो गया, कांगो हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है, ये सारे क्या थे, शीत युद्ध के दायरे थे, जहां ये दो महाशक्तियां युद्ध की स्थिति में आई तो थी, लेकिन वास्तविक रूप से युद्ध हुआ ही नहीं था। ठीक है बच्चों, और क्यूबा भी था इसके अंतर्गत। तो इसका जो है सही उत्तर कौन सा होगा बच्चों, ये वाला। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दो ध्रुवीयता के अंतर्गत विश्व को दो समूहों में विभाजित किया गया था, तो वो कौन से दो समूहों में विभाजित किया गया था, तो वो किया गया था बच्चों यूएसएसआर और संयुक्त राष्ट्र, जैसे ये रहा, ये वाला है यूएसए और यूएसएसआर, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में क्या कर दिया, पूरी दुनिया को क्या कर दिया गया था बच्चों, बांट दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1979 में अफगानिस्तान पर किसने आक्रमण किया था, तो सोवियत संघ ने क्या किया था बच्चों, आक्रमण किया था 1979 में। ठीक है, जो सोवियत संघ का एक विघटन का एक कारण भी बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बर्लिन की दीवार पर कई किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा युद्ध हुआ था, तो इसमें हमें बताना है कि बर्लिन की दीवार कितनी लंबी थी, 150, 150, 200 या 175। तो आप सभी को पता है बच्चों, बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है, 150 किलोमीटर लंबी थी, 28 सालों तक क्या रही थी बच्चों, ये खड़ी रही थी ये दीवार, और इस दीवार को 1961 में बनाया गया था, और 9 नवंबर 1989 को स्थानीय लोगों द्वारा क्या किया गया था, बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। जो बर्लिन की दीवार थी, ये दो विचारधाराओं का प्रतीक था, एक था साम्यवादी और दूसरा था पूंजीवादी। ठीक है, ये साम्यवादी और पूंजीवादी दुनिया का प्रतीक माना जाता था बर्लिन की दीवार को। तो आगे नेक्स्ट बात करते हैं, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे, तो बच्चों स्टालिन थे। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे, स्टालिन थे, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि 1917 में रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, याद रखिएगा 1917 में क्रांति हुई थी जिसे कहते हैं रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसे समाजवादी क्रांति भी कहते हैं, इसे समाजवादी क्रांति भी कहते हैं, और इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो 1917 में हुआ था। ठीक है, और इस आंदोलन का या इस क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो व्लादिमीर लेनिन ने किया था। ठीक है, और इसी में बच्चों क्या हुआ था, 15 देशों यानी जो 15 देश थे वो मिल गए, और 15 देशों ने मिलकर एक संघ बनाया जिसे कहते हैं यूएसएसआर, यानी जिसे कहते हैं सोवियत संघ। नेक्स्ट आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न है कि शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर के बाद भारत रूस संबंध मजबूत हुए थे, तो भैया भारत और रूस ने कब ऐसा समझौता किया था, टाइम पीरियड क्या था, तो वो था बच्चों ये 1971 में भारत और चीन ने, भारत और रूस ने क्या किया था, एक समझौता किया था। ठीक है ना, तो ये वो समझौता था 1971 में किया गया था, और 2001 में भी ये समझौता किया गया था, जिसे ठीक है ना 2001 में 80 द्विपक्षीय समझौता किया गया था, 80 द्विपक्षीय समझौता किया गया था। नेक्स्ट आगे प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
कि चीन और भारत के बीच सीमा संघर्ष कब हुआ, मतलब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद या सीमा को लेकर युद्ध कब हुआ था। सीमा मतलब लड़की मत समझ लेना, है ना, बॉर्डर होता है, तो उसको लेकर विवाद कब हुआ था। तो बच्चों ये विवाद हुआ था 1961 में हुआ था। विवाद भी नहीं था, ये युद्ध हुआ था। 1961 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ था कि चीन ने अचानक भारत पर आक्रमण कर दिया था, और उस समय हमारी सेना इतनी तैयार भी नहीं थी, इतनी मजबूत भी नहीं थी, क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और वो जवाहरलाल नेहरू अपने आप को यहाँ बहुत दूरदर्शी समझ रहे थे, ठीक है ना, अपने आप को दूरदर्शी समझ रहे थे, और सबको बता रहे थे कि भाई दूर दूर तक कोई युद्ध की संभावना है ही नहीं। और कई सारे नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए और अन्य नेता इनको समझा रहे थे कि नहीं चीन युद्ध करेगा, और ये कह रहे थे नहीं दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। और अचानक क्या हुआ था कि चीन ने भारत पर अटैक कर दिया था, और उस समय हमारी जो सेना थी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, जिसके कारण इस युद्ध में भारत को बुरी तरीके से हार मिली थी, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि थी वो काफी धूमिल हो गई थी। इसके साथ साथ क्या हुआ था कि यहाँ बहुत सारे जो सेना नायक, आर्मी के जो कमांडर थे, या तो छुट्टी पर चले गए थे या उन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ साथ इस टाइम पे जो भारत के रक्षा मंत्री थे वी.के. कृष्ण मेनन, उन्होंने भी यहां तक कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस युद्ध में काफी बुरी तरीके से भारत की हार हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीनी अर्थव्यवस्था में कोई समस्या नहीं है, यानी ऐसी क्या है जो चीनी अर्थव्यवस्था में कोई समस्या नहीं है। तो आप सभी को पता है, जैसे मैंने आपको पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कि जब चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ था तो उत्थान के बाद क्या हुआ, पर्यावरण में गिरावट आया, आर्थिक असमानता बढ़ गई, महिलाएं बेरोजगार हो गई, महिलाओं की स्थिति 18वीं सदी के दौरान जो औद्योगिक क्रांति में हुई थी वैसी स्थिति महिलाओं की हो गई थी, ठीक है। और इसके साथ साथ चीन में क्या हो गया था, बेरोजगारी बढ़ गई थी, और करीबन 100 मिलियन लोग क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। लेकिन ये तो नेगेटिव पॉइंट्स है, लेकिन हमें इसके अंदर ये बताना है कि यानी कृषि और उद्योग क्या किया गया था, यहाँ निजीकरण किया गया था। कृषि का निजीकरण किया गया था 1982 में, और उद्योग का निजीकरण किया गया 1998 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भूटान को विकास सहायता का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, यानी डेवलपमेंट के लिए जो मतलब भूटान है, भूटान को सहायता कौन पहुंचाता है विकास के लिए, तो वो पहुंचाता है बच्चों भारत, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दक्षिणी एशिया देशों में निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक संचालित किया है, यानी दक्षिणी एशिया का वो कौन से दो देश हैं या जोड़ी है जिन्होंने सफलतापूर्वक लोकतंत्र को कायम रखा है। तो बच्चों आप सभी को पता है वो देश कौन सा है, भारत और श्रीलंका है। और इसके साथ साथ इसमें श्रीलंका तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसका ऑप्शन ये रहा। तो मैंने आपको बताया अभी भारत और श्रीलंका जो है वो यहां सफलतापूर्वक यहां क्या है, लोकतंत्र कायम है, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी एशिया देश ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, तो वो था श्रीलंका। याद रखिएगा, देखो श्रीलंका में जातीय संघर्ष होने के बावजूद, जब श्रीलंका में जातीय संघर्ष चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था, उसके बावजूद श्रीलंका ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण किया था। दूसरा, दक्षिणी एशिया में श्रीलंका वो पहला देश है जिसने अपनी जनसंख्या पर सफलतापूर्वक नियंत्रण किया है, ठीक है ना। और तीसरा क्या है कि दक्षिणी एशिया में श्रीलंका ही वो पहला ऐसा देश है जहां प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद सबसे ज्यादा किसका है, श्रीलंका का है, ठीक है। वर्तमान में तो बेचारा, वर्तमान में नहीं, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है। जो G8 एक ग्रुप है, ठीक है ना, तो इसका सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो वो देश कौन सा है बच्चों, स्पेन नहीं है। स्पेन जो है वो G8 का सदस्य नहीं है। बाकी इसके साथ साथ कौन कौन सा देश है, अमेरिका भी है, जापान भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, इटली भी है, कनाडा भी है और रूस भी है। तो ये 8 देश जो हैं वो G8 के सदस्य हैं। किसी के G8 के, यहां गलत हो गया, D8 लिख दिया, यहां क्या है, G8 है, ठीक है बच्चों। आगे प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से सदस्यों में से किस सदस्य ने अपनी वीटो शक्ति
का प्रयोग सबसे अधिक बार किया है? मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज्यादा, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि सबसे ज्यादा जो है वो वीटो पावर का जो प्रयोग है वो किसने किया है? तो वो किया है बच्चों सोवियत संघ या रूस भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है जो अपूर्ण है, ठीक है ना, जो क्या है बच्चों, काफी ज्यादा अपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, महासचिव के रूप में बुतरस, यहां थोड़ा गलत है, बुतरस घाली के दूसरे कार्यकाल को किसने रोक दिया था? पहले तो थे वो, मतलब पहले नहीं था, मतलब बने तो थे वो यूएनओ के महासचिव, लेकिन दूसरी बार ये बनने वाले थे, लेकिन यूएसए ने क्या कर दिया था, इनको रोक दिया था, कहा था नहीं भाई ये सेकंड बार ये महासचिव नहीं बनेंगे, एक बार बन चुके हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दक्षिणी एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में वन आंदोलन चलाए गए थे? दक्षिणी एशिया में, ठीक है, तो वैसे तो चलाया गया था मैक्सिको में, ठीक है ना। दक्षिण एशिया में कौन सा बच्चों? मैक्सिको में क्या चलाया गया था? वन आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत का रुख नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसमें भारत रुख नहीं लेता, ठीक है, वो कौन सा मुद्दा है बच्चों? तो वो है भारत सामान्य नहीं बल्कि विभेदिक जिम्मेदारी के सिद्धांत में विश्वास करता है। सामान्य नहीं भाई, अलग अलग बर्ताव करो, हर देश के साथ अलग बर्ताव करो, एक जैसा बर्ताव थोड़ा ना कर सकते हैं, ठीक है। अब पर्यावरण को मैंने अभी आपको बताया, जैसे पहले ही बताया था मैंने, पर्यावरण को पॉल्यूशन करने में, प्रदूषित करने में सबसे ज्यादा योगदान विकसित देशों का है, तो उसकी भरपाई विकासशील देश कैसे कर सकता है? तो भारत ने विभेदक बर्ताव का सिद्धांत लिया है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों जो प्रश्न है, वैश्वीकरण के कारण भारत में निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध हुआ है? तो बच्चों उपयुक्त सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हुए हैं, कोका कोला, पेप्सी बोल सकते हैं और विदेशी टीवी चैनल भी बोल सकते हैं, ये सभी क्या हुए हैं बच्चों? उपलब्ध हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा देशों के बीच एकीकरण और तीव्र एकीकरण को किस रूप में पहचाना जा सकता है? ठीक है, तो उसको हम वैश्वीकरण के तौर पर अपनाया जा सकता है। आपको पता है वैश्वीकरण के कारण देश क्या हुए? एक हुए हैं। एकीकरण को क्या किया है? बढ़ावा दिया गया है। आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कोई एक घटना हो जाती है तो किस तरीके से दूसरे देशों को पता चल जाता है, और किसी क्षेत्र में क्या होता है, कोई भी प्रभाव जो होता है ना वो सभी ऊंचे देश पर पड़ता है। जैसे अगर कोरोना की बात की जाए, उत्थान का उत्पत्ति चीन में हुई, भुगता कौन? पूरा विश्व, है ना। तो वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व एक घर है, वसुदेव कुटुंबकम की कह सकते हो आप लोग। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों जो प्रश्न है कि विश्व सामाजिक मंच जिसे कहा था वर्ल्ड सोशल फोरम 2018 की नवीनतम बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की 2018 में जो बैठक थी वो कहां आयोजित की गई थी? तो वो आयोजित की गई थी बच्चों ब्राजील में, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बच्चों प्रश्न है कि 1947 में भारत के विभाजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था? मतलब कौन सा परिणाम है भारत के विभाजन का? तो भैया उस समय क्या होती? सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। सांप्रदायिक हिंसा का मतलब क्या है? एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को बेरहमी से मारा था, ठीक है। लगभग 5 से 10 लाख लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी और 80 लाख लोगों को क्या हुआ था बच्चों? स्थानांतरण हुआ था। इसमें दे रखा है ना, यानी लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना पड़ा था बच्चों? पलायन करना पड़ा था। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा बच्चों वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ऑप्शन ये है, इस टाइप से ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बाद के काल में राज्यों के संगठन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों? जो बाद के काल में, बाद में क्या हुआ था, जो राज्यों का गठन हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? तो वो हुआ था बच्चों विकास में क्षेत्रीय असंतुलन, ठीक है ना, उसके आधार पे हुआ था। कौन से देश थोड़े पिछड़े हैं, जैसे झारखंड वारखंड आपने देखा होगा, इनका निर्माण केवल भाषा के आधार पर नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो विकास के क्षेत्रीय असंतुलन के आधार पर क्या हुआ है? इन राज्यों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मेघालय को असम से कब अलग किया गया था? तो ये अलग किया गया था 1972 में, मेघालय को असम से अलग करके राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट है बच्चों
इतिहास का सबसे बड़ा जुआ किसे कहा जाता है? भारत में चुनाव कराने, ठीक है, क्योंकि जब 1952 में भारत में जब चुनाव हो रहा था तो दुनिया वालों ने कहा दुनिया भारत क्या कर रहा है, सबसे बड़ा जुआ खेल रहा है, क्योंकि उस समय हमारे पास ना संसाधन थे ना नॉलेज थी, और उस समय भारत ने सबसे बड़ा क्या किया था, और भारत उस समय क्या कर रहा था, पहला ऐसा देश बना था जो महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे रहा था। तो उस समय बहुत सारे पर्यवेक्षकों ने कहा है भारत के चुनाव को क्या कहा था, बड़ा जुआ कहा था। तो सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार को क्या कहा गया था, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिस वर्ष में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं हुई है, भाई कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं हुई है, उसे क्या कहते हैं, तो छुट्टी की योजना कहते हैं उसे, ठीक है, छुट्टी योजनाएं बनाए गए, ठीक है, छुट्टी की योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न बच्चों कि भारत अपने विकास के लिए कौन सा टैंक, जिसे हम थिंक टैंक भी कहते हैं, योजना या दृष्टिकोण अपनाएगा, और यह तय करने वाली केंद्रीय मशीनरी को क्या बन गई। मतलब कहने का मतलब क्या, भारत अपने विकास के लिए कौन सा टैंक, योजना या दृष्टिकोण अपनाएगा। तो भारत कौन सा अपनाएगा बच्चों, योजना आयोग। आप सभी को पता है योजना आयोग को भारत ने अपनाया था विकास के लिए, ठीक है। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। जो इसका अध्यक्ष होता है बच्चों, जो इसका अध्यक्ष नेतृत्व करता है वो कौन होता है बच्चों, पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। और इसके साथ साथ याद रखना कि योजना आयोग को 2015 में अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है बच्चों, नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग जो कर दिया गया है, ठीक है, इसके जो अगर बात की जाए, इसके जो अध्यक्ष हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है बच्चों, पीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष की बात की जाए, इसके उपाध्यक्ष, तो इसके उपाध्यक्ष बच्चों कौन है, राजीव कुमार। जो राजीव कुमार क्या है, इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसके सीईओ, तो सीईओ कौन है बच्चों, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत योजना आयोग के सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अब भारत में अब तक कितनी योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, यानी भारत में अब तक कितने पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं, तो 12 हो चुकी है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत ने किसके नेतृत्व में मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन बुलाया था, ठीक है ना, एम्फ्रो एशियाई सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो किसके नेतृत्व, एशियाई संबंध सम्मेलन किसके नेतृत्व में बुलाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बुलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, 1956 में निम्नलिखित में से कौन सी चीनी प्रधानमंत्री दलाई लामा के साथ थे, तो चाउ एन लॉय थे। कौन सा बच्चों, चाउ एन लॉय, झाऊ एन लॉय भी कहा जाता है, झाऊ एन लॉय, ठीक है ना, तो याद रखना, थोड़े से नाम चीन के अजीब होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांत क्या कहलाते हैं, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 जो सिद्धांत होते हैं उन्हें पंचशील समझौता कहा जाता है। और पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1962 में भारत चीनी युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस रक्षा मंत्री को नेहरू का मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा था। मतलब जो 1962 का युद्ध हुआ था तो वे कौन से रक्षा मंत्री थे जिन्होंने क्या किया था, नेहरू जी के मंत्रिमंडल को त्याग दिया था या त्याग पत्र दे दिया था। तो वो कौन थे, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो थे वी के कृष्ण मेनन जो थे उस समय रक्षा मंत्री थे, इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कौन थे, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है, लगभग 1970 के दशक में इस नारे को दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। नेक्स्ट है, ये तो हमारे थोड़ा सिलेबस फिर भी कर लो, क्या पता आ जाए, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 2012 में हुई थी। अब तो खुल गए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार, ठीक है ना, यानी वो कौन सा चुनाव था जिसमें लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई थी, तो वो चुनाव था बच्चों मार्च 1977 का, ठीक है ना। इसमें कांग्रेस पार्टी हार गई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। फिर भी ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई थी कि प्रधानमंत्री पद के लिए इनमें होड़ मच गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, जनता सरकार के पतन के बाद मध्यवर्ती चुनाव कब हुए थे, तो 1980 में हुए थे। मैंने अभी आपको बताया ना, जनता पार्टी 1970 में आई तो थी लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाई,
प्रधानमंत्री पद के लिए होड़ होने लग गया, जिसके कारण दोबारा चुनाव रद्द हो गए और 1980 में मध्यवर्ती चुनाव क्या कराए गए थे। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किसने सेंसरशिप के अधीन होने के बजाय बंद करने का विकल्प चुना था? तो बच्चों सेंसरशिप इसमें कहा था मुख्य धारा, ठीक है, मुख्य धारा में कहा गया था। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी पर कितने छोटे आकार के बांध बनाने की योजना बनाई गई थी? तो लगभग 3000 बांध बनाने की, जो छोटे छोटे बांध होते हैं उनको बनाने की योजना बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बाकी मैं सारा करवा देता हूं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में अलगाववादी राजनीति सामने कब आई थी? जो कश्मीर जो था उसमें अलगाववादी जो था राजनीति सामने कब आई थी? तो ये लगभग आई थी 1999 में, जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय ये चीजें वापस आई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नई बढ़ती सर्वसंपत्ति का उद्भव नहीं है? ठीक है, सर्वसंपत्ति नहीं होगी, टेंशन मत। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नई बढ़ती सर्वसंपत्ति का उद्भव नहीं माना जाता? तो यह है हिंदुत्व की राजनीति, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे सरकार का नेतृत्व किया था? तो इसका जो है वीपी सिंह ने क्या किया था? राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट प्रश्न है बच्चों, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये दो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क में है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो ये था बच्चों इस जो सीरीज का, पॉलिटिकल सीरीज का तीसरा सैंपल पेपर, ठीक है। तो बच्चों जितना आप सैंपल पेपर यूज करोगे, जितना आप मॉक टेस्ट लगाओगे, तो पता चलता रहेगा आप लोगों का लेवल है क्या, ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।